ओके, सो सांख्य दर्शन जो है उसमें 25 तत्व है। प्रकृति, पुरुष, पंचेंद्रिय पांच, पांच पंचकर्मेंद्रिय, पांच पंच महाभूत। ओके। और एक एक्स्ट्रा उसमें जो योग ने ऐड किया है तत्व, जो है वो ईश्वर तत्व। तो पुरुष प्रकृति ये तत्व भी है इसमें। ये भी इसमें सांख्य का है। ये हमको सब पता है, ऐसा ये आप पता होना चाहिए। ये इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, फिर भी एक रिवीजन के तौर पर इसको लेंगे हम। फिर ये पंच इंद्रिय कौन से हैं, ये यहाँ पर लिखा है। पंच कर्म इंद्रिय कौन से हैं? ओके, तो ये है हस्त, पाद, वाक, उपस्थ, गुद। ओके। देन हमारे पंच तन मात्रा क्या है? ओके, तो वो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय। ये स्तोत्र है, ये श्लोक है। योगाचे 26वां तत्व कौन सा है? 26th। जो योग ने सांख्य के 25 के 25 तत्व वैसे के वैसे लिए, लेकिन जो 26 जो ऐड किया वो ईश्वर तत्व। तो सांख्य और योग दर्शन में तत्वों में कितना फर्क है? एक तत्व का फर्क है। 25 के 25 सांख्य के योग ने एक्सेप्ट कर लिए, और एक अपना ऐड किया, वो है ईश्वर एलिमेंट। तो सांख्य अगर देखेंगे तो बहुत साइंटिफिक है। वो बोलता है कि सब पूरे ब्रह्मांड की निर्मित के लिए भी ईश्वर की जरूरत नहीं है। ओके। वो बोलता है पुरुष और प्रकृति, ये दो जो प्राइमोर्डियल बीइंग्स हैं, ये जो प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर्स है, ये दो ही काफी है। अब वो प्री एग्जिस्टिंग क्यों है? तो वो प्री एग्जिस्टिंग है, उसको सवाल नहीं करना है, वो है, वो पहले ही थे, हमेशा रहेंगे। हाँ? तो उसका जो जवाब सांख्य देने में असमर्थ है या नहीं देना चाहता, उसका जवाब योग देता है कि इन पुरुष और प्रकृति के भी ऊपर जो एलिमेंट है, जिनके वजह से पुरुष प्रकृति आए, वो है ईश्वर तत्व। ओके। सो ये हमको सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं हम। आयुर्वेद क्या है? तो आयुर्वेद का डेफिनेशन ये है। ये आपको स्लाइड मिल जाएगी, तो उसमें आप पढ़िए। फिर उसमें क्या कंसेप्ट है? त्रिदोष का कंसेप्ट है। सप्त धातु, त्रिमल, अग्नि के कंसेप्ट है। ओके। त्रिदोष में कफ, पित्त, वात है। सप्त धातु में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातु है। त्रिमल स्वेद, मूत्र, पुरुष पुरुष। यह है। फिर अग्नि में टोटल 13 अग्नि है। इसमें पांच पंच महाभूता के अग्नि है, सप्त धातु के 7 अग्नि है। और मुख्य जो एक है जठर अग्नि हमारी, वो एक अग्नि है। ऐसे 13 अग्नि है शरीर में हमारे। पतंजलि योग सूत्र, राजयोग और अष्टांग योग, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके। हठ योग ये षडांग योग है। फिर अष्टांग योग में क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है। ओके। सो ये सारी चीजें यहाँ पर हमने थोड़ा किया है। ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम ज्यादा जाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो एक रिवीजन था। ये चीजें क्यों जरूरी है? देखिए, एक योग थेरेपी के लिए योग का जानना, ठीक से जानना जरूरी क्यों है, या जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपको लोगों को हील करना है। थेरेपिस्ट यानी आपको उस व्यक्ति को हील करना है। हील कब होगा? जब आप कॉन्फिडेंट होंगे। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस के साथ आपके शब्द में वजन आने के लिए आपको योग के तत्व ज्ञान का भी नॉलेज अच्छा होना जरूरी है। तो आपके शब्दों में वजन आएगा। हम्म? आपको उस व्यक्ति को कॉन्फिडेंस देना है। जैसे मैं हमेशा बाकी के लोगों को भी बताता हूँ, यहाँ उस दिन बताया था या नहीं बताया था, शरीर अपने आप को हील करती है। कोई भी जंतु शरीर में आता है तो शरीर पहले क्या करता है? आप बोलते हो वायरल हो गया, कैसे पता चलता है कि इसको वायरल हो गया है? बगैर डॉक्टर के पास जाकर पहले आपको शरीर क्या सिम्टम दिखाता है, जिसकी वजह से आप डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी हो जाते हो? टेम्परेचर चेंजेस हो जाते हैं। करेक्ट। फर्स्ट थिंग इज टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर क्यों बढ़ता है हमारा? क्या है उसका? क्यों बढ़ता जो है?
एंटीजन बॉडी में आता है, तो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में होती है, तो उनके बीच में फाइट टाइप होता है, लाइक वो उसको रेजिस्ट करती है कि डोंट स्टे हियर, लाइक तो उसकी वजह से जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, लाइक टेम्परेचर बढ़ना, बॉडी में रैशेस हो जाना या रेडनेस हो जाना, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है बेसिकली। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसका और एक बात क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो जंतु मर जाएगा। ये ब्रेन का एक ये है, एक स्ट्रैटेजी है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाओ जंतु मर जाएगा। हम कोई भी चीज गर्म क्यों करके खाते हैं? जंतु मारने के लिए ना, जंतु मारने के लिए हम खाना गर्म करते हैं। वैसे शरीर ब्रेन क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाता है ताकि वो जो बैक्टीरिया है या वायरस है वो मर जाए नेचुरल तरीके। तो एक ये नेचुरल फाइटिंग मैकेनिज्म है। और फिर एंटीबॉडीज आते हैं, उसको अटैक करते हैं, वो चीजें होते हैं, तो हमको साइन सिम्टम्स दिखने लगते हैं उस तरह से। तो बॉडी अपनी आप को हील करने के लिए सक्षम है, लेकिन जब कभी ये क्षमता कम हो जाती है तब हम एक्सटर्नल हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है, तब हम गोली लेते हैं एंटीबायोटिक। ओके, फिर वो क्या करती है, उस जंतु को मारने में अगर 100 जंतु है, अगर 100 बैक्टीरिया है, वायरस है, तो हमारे डब्ल्यूबीसी, हमारे जो एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी ही बोल सकते हैं, वो अगर 10 को मार रहे हैं तो बाकी के 90 को मारने के लिए मदद कौन कर रहा है? ये एंटीबायोटिक कर रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्टली इन डब्ल्यूबीसी को भी उनका पावर बढ़ाता है कि वो बाकी के 90 भी वो मार सके। इस तरह से हमारा शरीर खुद को हील करता है। ओके, अगर आप देखेंगे तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कोई भी दवा के लिए करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। एक, वो दवा को कुछ एक ग्रुप होता है जो कंट्रोल ग्रुप होता है, दूसरा सैंपल ग्रुप होता है। एक ग्रुप को क्या देते हैं, एक्चुअल में मेडिसिन देते हैं, एक ग्रुप को प्लेसिबो देते हैं, या उसके जैसी सिर्फ शुगर कोटेड गोली होती है, उसके अंदर कोई दवा नहीं होती। और दोनों को ये बताते हैं कि आपको दिया गया है मेडिसिन, इसकी वजह से आपकी ये सिम्टम्स कम होंगे। तो कभी कभी प्लासिबो इफेक्ट से भी वो व्यक्ति को, कुछ लोगों को अच्छा लगने लगता है। इसको बोलते हैं प्लासिबो। मतलब सिर्फ बोलने से कि ये मेडिसिन दिया है आपको, अभी ये खाने से आपका ये सब वायरस वगैरह मरने वाला है, और कुछ को एक्चुअल मेडिसिन देते हैं। तो उस ग्रुप में भी कुछ लोगों को फर्क पड़ जाता है, क्योंकि वो उन्होंने सिर्फ सोचा कि मैं अभी ओके, मैंने गोली खा ली है, और उसके वजह से ठीक हो जाते। तो हमारा शरीर, मन, ये दोनों कैसे एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, ये जानना एक योगी, एक योग शिक्षक नहीं जान पाएगा तो और कौन जान पाएगा, है ना? तो मन का क्या रोल है, इसलिए हमें वो चीजें थोड़ा जानना या उसके ऊपर थोड़ा अभ्यास रखना बहुत जरूरी है। अभी हम देखते हैं हेल्थ, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये क्या है, इसके डेफिनेशन हम देखेंगे। तो पहला, व्हाट इज हेल्थ? तो मैं थोड़ा पीछे लेता हूँ, आपको क्या पता है हेल्थ की डेफिनेशन, वो आप बताइए मेरे को। किसको पता है हेल्थ की डेफिनेशन? स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, physical, mental, social. I think one component I'm missing is Spiritual. and holistic. Holistic health. स्पिरिचुअल Yeah, spiritual. It's called वेलबींग। सो उसका एक्चुअल डेफिनेशन इधर भी थोड़ा सा उतना नहीं है एक्यूरेट। मेयर एब्सेंस ऑफ डिसीज इज नॉट गुड हेल्थ, a state of physical, mental, spiritual, social well-being is health. Okay, so spiritual बहुत बाद में ऐड किया WHO ने पहले नहीं था spiritual। so this is the WHO का ये definition है। physical, mental, intellectual and spiritual well-being is health। so one should select the path which at least touches all these four aspects। हम अभी अपने आप को प्रूव कर रहे हैं मेडिकल योग थेरेपी कैसे बेटर है, ये इस तरह से, एक तरह से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई में इन 4 हिस्सों को छूता है मेडिकल योग थेरेपी, या क्या वाकई में हमारा जो ट्रीटमेंट की तरीका है, मॉडर्न मेडिसिन बोलो या कोई भी लो फॉर्म आप, क्या इन चारों एस्पेक्ट पर को छूता है, मेंटल को छूता है, फिजिकल को छूता है, सोशल को छूता है, या स्पिरिचुअल को छूता है। तो योग अगर देखेंगे
हम सब एक साथ मिलके योग करते हैं, कोई कोई अकेले करते हैं, लेकिन आसन की प्रैक्टिस एटलीस्ट लोग ग्रुप में करते हैं तो सोशल बन जाते हैं। योग में मेडिटेशन आता है, स्पिरिचुअलिटी की बातें आती है, ओम उच्चारण आता है, ये सब आता है, तो स्पिरिचुअलिटी उसमें आती ही है। फिजिकल, यस, फिजिकल कल्चर के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए हम आसन प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो मेंटल के लिए हम प्राणायाम और ध्यान साधना करते हैं। तो योग में तो ये चार ही चीजें आती है, तो मेडिकल योग में भी ये चारों चीजें जरूर आनी चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ का डेफिनेशन है। अगर हेल्थ के डेफिनेशन में ये बातें हैं तो हमारी थेरेपी में, ट्रीटमेंट में भी ये चारों एस्पेक्ट्स कवर करने ही चाहिए। इसलिए वो पहले की स्लाइड थी वो इसलिए इम्पोर्टेंट थी। नेक्स्ट स्लाइड। So why it is important? Because all these kind of diseases are called psychosomatic disease. आपने सुना होगा साइकोसोमा, सुना है? साइकोसोमेटिक डिसीजेस कौन से हैं, आप नाम बता सकते हैं साइकोसोमेटिक डिसीजेस के? सभी, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, बीपी, सभी मनोकायिक ही है। करेक्ट। आपको बीपी है? नहीं, सरिता, आपको बीपी है? नहीं, तो जिंदा कैसे है? ब्लड प्रेशर हर किसी को होता है, याद रखिए। आपको हाई बीपी नहीं है या लो बीपी नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए, मेडिकल योग थेरेपिस्ट बन रहे हैं आप, आपके पास जो पेशेंट आने वाले हैं वो आपसे भी, हमारे से भी स्मार्ट होने वाले हैं। ओके, सो आपकी क्लियर कंसेप्ट, एक मेडिकल योग थेरेपिस्ट के क्लियर कंसेप्ट होने चाहिए। इसके आगे आप बीपी ये वर्ड की जगह हाइपरटेंशन ये यूज कीजिए, और बीपी भी बोला तो आप हाई या लो ये वर्ड यूज कीजिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा तो ब्लड फ्लो कैसे होगा? तो ब्लड प्रेशर हर किसी को होता है, वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ना। वो भी हम चीजें देखने वाले हैं। ओके, सो साइको यानी माइंड, एंड सोमा यानी उसका रिफ्लेक्शन जो बॉडी पे हुआ है। मेजोरिटी अगर आप देखेंगे 90% ऑफ द डिसीजेस हैपन बिकॉज मन पे आघात हुआ है, उसका रिफ्लेक्शन बॉडी पे हुआ है। ज्यादा स्ट्रेस की वजह से ये चीज बॉडी के ऊपर आपको दिखती है। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, हम उसका एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मेरे बाकी के स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन आप दोनों के लिए ये थोड़ा जानबूझ के हम रिपीट करते हैं। आंखें बंद कर दीजिए और सीधा बैठिए। अब मैं जो चीजों का वर्णन करता हूं आपको उसको बस इमेजिन करना है, या उसके बारे में, उसके बाद ध्यान देना है। आप जा रहे हैं किसी आपके यहाँ के बड़े मंदिर के पास जा रहे हैं, तो यूजुअली मंदिर के द्वार के जो सामने जो रोड होता है, वो रोड के दोनों साइड में छोटी गली होती है, और गली के दोनों साइड में स्टॉल्स लगे होते हैं। कुछ फूल बेचते होते हैं, कुछ हार बेचते होते हैं, कुछ चीजें बेचते होते हैं, और बहुत सारे खाने पीने के भी स्टॉल होते हैं। तो आप जा रहे हैं मंदिर में दर्शन के लिए, और एक पहला स्टॉल है, वहां पर एक कोई बंदा बैठा है, वो बोल रहा है अमरूद ले लो, पेरू ले लो, पेरू ले लो, पेरू ले लो। और उसने पेरू ऐसे काट के प्लेट में ऐसे उसके ऊपर तीखा और नमक डाल के रखा हुआ है, और पेरू ले लो, पेरू ले लो बोल रहा है आपको। यदि आपकी इच्छा तो हो रही है, भूख भी लगी थी आपको, पेरू खाएं, लेकिन आपको अंदर जाना है, तो आप बोले कि ठीक है बाद में देखते हैं। और आगे गए, वहां पर एक और लेडी बैठी थी, वो आंवला बेच रही है। वो बोल रही है आंवला ले लो, आंवला ले लो। उसने भी आंवले को भी ऐसे बड़े बड़े मोटे मोटे आंवले उसके हैं। उसको देखते बराबर आपको महसूस हो रहा है कि आंवला कितना मतलब स्वादिष्ट होगा। लेकिन आपको अभी क्या मंदिर में जाना है, तो आपने नजर हटाई आंवले से, और आगे गए। और आगे जाने के बाद वहां पर एक बेच रहे कैरी, कैरी बे ले लो, कैरी ले लो। कैरी ऐसे काट के रखी है, हरे कलर का उसका कवरिंग है, अंदर से सफेद है। उसके ऊपर हल्दी लगाई है और नमक लगाया है, और ऐसे सजा के रखे प्लेट में ऐसे। वो गोल उसका एकदम और ये बना के रखा है डिजाइन। और बोल रहे कैरी ले लो, बहुत खट्टी मीठी कैरी, ले लो भैया, ले लो बहना। आपको और इच्छा हो रही है, लेकिन आप अभी बोल रहे कि नहीं मुझे मंदिर में जाना है। और आगे जाने के बाद एक ने तो करारी इमली रखी है। उसका छिलका जो ब्राउन कलर का होता है, वो कड़क वाला छिलका निकाल के उसने सिर्फ वो
रखी है ऐसे प्लेट में सजाकर, उसकी जो छोटी छोटी जो केश वाहिनी होते हैं, जो बालों के जैसे ऐसे के जो तार होती हैं उसके, वो भी दिख रही है। पूरी ब्राउन चॉकलेटी हुई ऐसी नमक के साथ सजा के रखी हुई इमली, उधर बोल रही कि ऐसी इमली है कि कान तक करंट चला जाए, इतनी खट्टी मीठी इमली है। ये वर्णन करते हैं। लेकिन आप अभी, आपको मंदिर के अंदर जाना था, ओके, तो आप मंदिर के अंदर चले गए, आपने खाया भी। अभी आप खोलिए, कितने लोगों के मुंह में पानी आया? हाथ ऊपर कीजिए, किस किस के मुंह में पानी आया? सरिता जी, पानी आया? नहीं आया। नहीं आया तो आपने इमेजिन नहीं किया इसलिए नहीं आया, लेकिन नॉर्मल इंसानों के मुंह में पानी आता है। मतलब बताने का मतलब ये है कि आपके, जब मैं बता रहा था तो आपके सामने इमली का इमेज आ गया। जैसे ही इमली का इमेज आ गया, आपने कभी तो इमली खाई थी, वो कभी तो इमली खाई थी, इसलिए आपको उसका स्वाद याद आ गया और आपके मुंह में लाड़ आने लगती है। मैं अगर डिस्क्राइब करूं ताजमहल, तो आपके आंखों के सामने ताजमहल का चित्र बन जाता है। तो ये मन जो है, मन ब्रेन के भी आगे दौड़ता है, मन ब्रेन के भी आगे दौड़ता है, और मन में वो काबिलियत है, इसलिए मन का वर्णन योग में किया गया है एक उभयचर अवयव, ऐसा उसका वर्णन किया गया है मन का। उभयचर अवयव, उभयचर यानी जो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है, ऐसे प्राणी को उभयचर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अवयव बताया है, मतलब वो बाहर की दुनिया में भी जा सकते हैं और अंदर की दुनिया में भी जा सकता है। ब्रेन आंखों से इमेज देखकर इमेज क्रिएट होता है, आंखों से जो इमेज आता है वो ब्रेन के अंदर उसका क्रिएशन होता है। तो ब्रेन को लगता है कि ये इमेज है, इसको वो सच मानता है और उस तरह से काम करता है। लेकिन मन में वो ताकत है कि ऐसा इमेज ब्रेन के अंदर छवि बनाता है मन, और उस छवि को देखकर ब्रेन को अंदर के अंदर लगा के एक्चुअल में ये चीज मेरे सामने है, इसलिए उसका रिफ्लेक्शन सेल्यूलर लेवल तक चला गया और आपकी सलाइवा के सेल के अंदर सिक्रीशन हुआ और आपकी सलाइवा मुंह में आ गई। मतलब एक विचार, मन में विचार आया इमली, वर्णन करने के बाद उसकी छटा छवि बनी ब्रेन के ऊपर, ब्रेन के अंदर, उस इमेज को ब्रेन ने सत्य मान लिया और उसके रिलेशन में जो उसको सिग्नल पहुंचाए टंग को कि अभी कुछ खाने की चीज आने वाले हैं, आपको सलाइवा सिक्रेट करके रेडी होना है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कैसे विचार का रूपांतर ब्रेन के अंदर इमेज में और ब्रेन का सिग्नल सेल्यूलर लेवल तक गया। तो इस तरह से अगर सेल्यूलर लेवल तक इम्पैक्ट एक विचार को हो सकता है, तो बार बार विचार करने से सेल्यूलर लेवल तक वो इम्पैक्ट होता है और वो सेल या तो ओवर काम करने की वजह से अपना कार्य धीरे धीरे भूलने लगता है, या तो ओवर काम करने से वो सेल बेकार हो जाता है और फिर डिसीज हो जाता है। तो साइको का सोमा यानी मन का साइकिक विचार का परिणाम शरीर पर दिखता है और 90% डिसीजेस इसी तरह के होते हैं, है ना। ब्रेन में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया बार बार, तो क्या हो गया, बार बार ब्लड वेसल्स छोटी हो रही है स्ट्रेस की वजह से, है ना। फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया, सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो गया, यानी ब्लड वेसल्स नैरो हो रही है, मसल टाइट हो रहे हैं, प्यूपिल्स डायलेट हो रहे हैं, हार्ट बीट बढ़ रही है, सांसें बढ़ रही है, क्योंकि फाइट और फ्लाइट करना है, ये ब्रेन को लग रहा है। स्ट्रेस जो है ये फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। अभी ये फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म हमारे पूर्वजों में वॉर की सिचुएशन में या किसी प्राणी को डेंजर की सिचुएशन में एक्टिवेट होता था। अब हमारे सामने प्राणी नहीं है जंगली, या हमारे सामने वॉर नहीं है, हम डे टू डे लाइफ में वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। जाते समय जैसे घर से निकलते हैं तो ट्रैफिक कोई बीच में आ गया तो वॉर लाइक सिचुएशन में, सिग्नल रेड हो गया तो अरे यार ये क्यों हो रहा है, मेरे को लेट हो रहा है। तो हाइपर 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 आप बार बार सिंपैथेटिक एक्टिवेट कर रहे हैं, बार बार आपका ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, क्योंकि आपको फाइट के टाइम पे ज्यादा एनर्जी चाहिए तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, ज्यादा ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में आएगा क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए, ओके, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए इसलिए ब्रीदिंग बढ़ेगा,
ज्यादा आपको फोर्स से ब्लड जगह पे पहुंचना चाहिए मस्कल के लिए, तो हार्ट बीट बढ़ेंगी। तो हार्ट बीट बार बार बढ़ेगी तो हार्ट का प्रॉब्लम होगा, ब्लड वेसल्स बार बार कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो हाइपरटेंशन होगा। अगर मेटाबॉलिज्म बार बार बढ़ते रहेगा तो एसिडिटी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होगा। अगर बार बार ग्लूकोज खून में आके रह रहा है तो वो डिसइंटीग्रेट करने में पॉसिबल नहीं होगा तो शुगर होगा। बार बार प्यूपल्स डायलेट हो रहे हैं तो चश्मा लगेगा। बार बार किडनी से जो एक्स्ट्रा लिक्विड है वो बाहर जाने के तो किडनी फेलियर होगा। बार बार मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर, सर्वाइकल ये इश्यू होंगे। समझ रहे हैं? साइकोसोमा, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं? उसका जड़ वहीं पर है, मन में। साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी, ऐसी कहावत है ना? साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ बॉडी इज इंपॉर्टेंट। तो माइंड का हमको पता चला, लेकिन बॉडी का भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जैसे कल हमने देखा मसल का मूवमेंट कैसा है, फ्लो कैसा है, सामने से एंटी ग्रेविटी, पीछे से टुवर्ड्स ग्रेविटी। ये आपको बॉडी के बारे में एक जानकारी मिली। तो इस तरह से अलग अलग चीजें हमारे शरीर के नॉलेज के होना हमारे लिए जरूरी है, और एक थेरेपिस्ट के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जीवित इंसानों को हैंडल करने वाले हैं। नॉलेज फ्रॉम ग्रॉस टू सटल एंड सटल टू ग्रॉस, ये भी जानकारी होना जरूरी है। जैसे अभी मैंने बताया है ना, तो क्या है कि अगर अगर मन का परिणाम शरीर पे हो रहा है तो शरीर का भी परिणाम मन पर होगा, इजंट इट? तो योग जो हमारा ट्रेडिशनल योग है वो क्या करता है, इसी मैकेनिज्म पे काम करता है कि शरीर को आप उस अवस्था में लेके जाओ जिस अवस्था में आप शांत रहो, तो मन भी उधर आ जाएगा और फिर आप शरीर के थ्रू मन को केटर कर रहे हैं या टैप कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमको योग थेरेपी में, मेडिकल योग थेरेपी में, उस व्यक्ति को जब हम उस आसन में लेके जाएंगे तो उसको बोलना है कि भाई अब आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गन में क्या बदलाव हो रहे हैं या उस एरिया में क्या बदलाव हो रहे हैं उस पर ही ध्यान लेके जाना है। और अंदर 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 सटल सटल सटल, अंतर्मुख 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 होना है। ये बताना है उसको थेरेपी के समय, तो ही वो ठीक होगा। नहीं तो सिर्फ आप उसको स्ट्रेच बांध रहे हो, कर रहे हो और उस पोजीशन में रख रहे हो तो उसका बेनिफिट उसको होगा ही होगा, क्योंकि उस तरह से ब्लड फ्लो या रेजुनेशन होगा। लेकिन अगर उसको आप बता रहे हो कि अंतर्मुख हो जाना, उस पर्टिकुलर जगह पे केंद्रित हो जाओ, आप ठीक हो रहे हो, तो उस व्यक्ति को जल्दी से रिजल्ट आएंगे। तो हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या है ये थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज सेल। सबसे छोटा फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, है ना? ये पता है ना सबको। पेशी, इकाई, ऐसी इकाई, सबसे छोटी कार्यक्षम इकाई, द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट इन द बॉडी इज सेल, यानी पेशी। पेशी के अंदर क्या क्या है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम। तो ये क्या क्या है थोड़ा देखते हैं। तो जैसे पूरे शरीर का सेंटर क्या है? ब्रेन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रियोल्स क्या है? तो ये है सब ब्रेन। राइबोसोम क्या है? सो प्रोटीन मेकर्स, ये प्रोटीन बनाते हैं शरीर के अंदर। गोल्गी बॉडीज क्या है? ये पोस्ट ऑफिस की तरह काम करते हैं। जो भी है चीज उसको लेना, उसको मॉडिफाई करना, सॉर्ट करना, पैक करके लेके जाना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये जैसे भट्टी है, अग्नि। यहाँ पर सब कुछ एनर्जी पकाई जाती है, एनर्जी यहाँ पर स्टोर की जाती है। रेटिकुलम क्या है? ट्रांसफार्मर, ट्रांसफर करेगा जितने प्रमाण में चाहिए उतने प्रमाण में एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफार्मर पूरी की पूरी को नहीं ट्रांसफर करता है, जितना चाहिए उतना ट्रांसफर करता है। वैसे
ट्रांसफार्मर का काम करता है। अभी सेल इज वन एंड व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल इज टिश्यू। ओके, सो एक सेल एक पर्टिकुलर कार्य करता है, ऐसे एक पर्टिकुलर कार्य करने वाले ग्रुप ऑफ सेल एक साथ आके टिश्यू बनता है। ऐसे बहुत सारे टिश्यू आके एक ऑर्गन बनता है, बहुत सारे के ऑर्गन आके बहुत सारे के ऑर्गन एक कार्य करने वाले या एक कार्य को अंजाम देने वाले ऑर्गन एक साथ आकर एक सिस्टम बनता है, जो सिस्टम उस पर्टिकुलर शुरू से एंड तक उस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे एक फैक्ट्री है, कंपनी है, उसमें रॉ मटेरियल तो आता है लेकिन अलग अलग मशीनरी होती है। ओके, क्या आया समझो, कोई सॉल्ट आया सोडियम के जैसे, और कोई फैटी सब्सटेंस ऑयल आया। ओके, ये दोनों को अलग अलग है, इन दोनों को मिक्स किया, इन दोनों को मिक्स किसी यूनिट में किया, इसको तपाया, इसको अच्छी तरह से वापस मिक्स किया, उसको एक पर्टिकुलर इमल्शन में बनाया, फिर उसको सॉलिडिफाई किया, फिर एंड में क्या बना? साबुन। तो हर एक यूनिट का काम अलग है। रॉ मटेरियल इसको और इसको लिया, इसको जो प्रोसेस पहले यूनिट में हुआ, पहले मशीन में हुआ, दूसरे मशीन में दूसरा प्रोसेस हुआ, तीसरे मशीन में तीसरा प्रोसेस हुआ, ऐसे करते करते एंड प्रोडक्ट क्या मिला? साबुन। तो उसी तरह से हमारे शरीर में अलग अलग फैक्ट्रीज है, अलग अलग यूनिट्स है। ओके, उसमें अलग अलग मशीनरी है, उनका एक एंड। अश्विजा जी अपना माइक म्यूट करिए। तो एंड जो उसका रिजल्ट आता है, जो फिनिश प्रोडक्ट है साबुन, वो कौन यूज करता है? कंज्यूमर। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे एंड यूजर कौन है? सेल। सेल क्या है? ये एंड यूजर है, और वो एंड यूजर अपना एनर्जी और ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने वाला है। टाइप ऑफ टिश्यू, टिश्यू 4 टाइप के होते हैं: कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू। ये आपने योग में आपके इसमें सुना है। फिर डिफरेंट टिश्यूज कम टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, जो मैंने अभी बात कही। ओके, organs come together to form system. System is a group of different organs which perform bodily activities with perfect coordination. Okay, so हमारे स्टडी में दो अलग अलग हिस्से हैं, एक है एनाटॉमी और दूसरा है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी यानी स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजी यानी उसका फंक्शनल। Okay, so anatomy is the structural study of body with actual feeling of different postures. Okay, तो ये पोस्चर में कैसे जाना, क्या जाना है, और ये पोस्चर्स का क्या है, वो एनाटॉमी है। एंड फिजियोलॉजी इज द फंक्शनल स्टडी ऑफ द बॉडी विद एक्चुअल फीलिंग इन मेडिटेशन और शवासन। जैसे मैंने बोला, बांधना, उस पोज में जाना एक चीज है, और उस पोज में जाने के बाद उस एहसास में रहना, उसको फील करना, वो अलग है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का इस मेडिकल योग थेरेपी के अनुसार हमने कैसे दिखाया? एनाटॉमी तो शरीर की स्टडी, फिजियोलॉजी शरीर के फंक्शन की स्टडी, लेकिन हम अब थेरेपी की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेच में जाना यानी एनाटॉमी, और स्ट्रेच में जाकर उस एहसास को बरकरार रखना, हीलिंग इफेक्ट को महसूस करना, वो फिजियोलॉजी। अलग तरीके से हम उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, स्ट्रक्चर से फंक्शन और फंक्शन से स्ट्रक्चर, दोनों का इंटरलिंक एक दूसरे के साथ होगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा आपके योग के एग्जाम सिलेबस में। तो उसमें क्या क्या होता है? हार्ट होता है, वेन्स होते हैं, आर्टरीज होती है यानी ब्लड वेसल्स होते हैं, और खुद ब्लड होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 इंपॉर्टेंट है, एक है हार्ट, दूसरा ब्लड वेसल्स, तीसरा खुद ब्लड। ये 3 ही ऑर्गन इसमें आते हैं। बाकी के किडनी और लंग्स ये सपोर्टिव ऑर्गन्स होते हैं। लंग्स के अंदर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होते जाता है। किडनी के यहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो फिल्टर होके फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। ओके, तो ये सारे सिस्टम्स के थोड़ी थोड़ी चीजें अगर आपको चाहिए तो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं।
डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, कौन से ऑर्गन है, माउथ, टीथ, इसोफेगस, देन स्टमक, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें से बना होता है ये और रेक्टम एंड में। तो कौन से ऑर्गन्स है ये आपको ऑलरेडी पता है, ऐसे में पकड़ के चलता हूँ। चाहिए तो हम, अगर नहीं पता है तो बाद में इसका हम एक लेक्चर ले सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स हैं, ये सारे सिस्टम्स हुए हैं ना आपके, सरिता एंड नीता। हाँ, तो मैं ऐसे पकड़ के चल रहा हूँ कि ये सिस्टम्स आपको, सरिता का तो सरिता हमको सिखाएगी। नर्सिंग में पढ़ा हुआ है, मतलब 2010 का, बट अभी तो हाँ, रिसेंट। बस कोई बात नहीं, वही तो मैं बोल रहा, आप खुद हमको सिखाएंगे। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या है, तो नोज आएगा, फिर ट्रकिया आएगा, ब्रोंकाई आएंगे, ब्रोंक्यूल्स आएंगे, लंग्स आएगा, फिर अल्वियोल आएंगे, एकदम डीप में जाएंगे तो अल्वियोल आएंगे, ये प्लूरल सैक, ये सारे एनाटॉमी उसमें आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आप बताइए, हम इसके बारे में एक लेक्चर, हम डिटेल लेक्चर ले सकते हैं, 2-3 लेक्चर्स। ओके, फिर आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी आते हैं, उसके रिलेटेड जो आर्टरीज एंड वेन्स आते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर आता है, कैसे फिल्टर होता है, ग्लोमेरुला क्या होता है वगैरह, वो चीजें सारी एक बेसिक हमको पता होना जरूरी है। नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, स्पाइनल नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स है, सेंसरी एंड मोटर नर्व्स क्या होती है, कितने पैर हैं, ये पता होना हमें जरूरी है। नर्वस सिस्टम का तो जानकारी होना जरूरी है। हम मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम ये बहुत डिटेल में देखने वाले हैं इस कोर्स में। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये इनफर्टिलिटी की इश्यूज भी हम सॉल्व करने के वाले हैं, इस थेरेपी में कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानकारी होना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन दोनों के बारे में जानकारी होना जरूरी है कि मेल्स में टेस्टिस होता है, फिर फैलो सेमिनल वेसिकल्स क्या है, उसमें से स्पर्म निकल के कैसे यूरेथ्रा में आता है, और कैसे पेनिस के थ्रू वो यूट्रस की ओर जाता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको सर्विक्स क्या है, यूटरस क्या है, फैलोपियन ट्यूब क्या है, ओवरी क्या है, एग का कैसे फैलोपियन ट्यूब से यूटरस में आता है, ये सारी चीजें थोड़ा जानकारी होना ऐसे जरूरी है। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, शरीर की जो भी मसल्स है वो हम देखने वाले हैं। और स्केलेटल सिस्टम में बोन्स क्या है, वर्टिब्रे कौन से हैं, किस बोन को क्या बोलते हैं, वो हम डिटेल में इस पर्टिकुलर कोर्स में जरूर देखने वाले हैं। एंड हार्मोनल सिस्टम, हार्मोन भी बहुत असर करते हैं शरीर पर। रादर मैं तो बोलता हूँ, मोर देन मेल, फीमेल्स आर मोर केमिकल बींग्स। ये मेरा खुद का ये वाक्य है कि व्हाट आर फीमेल्स, फीमेल्स आर केमिकल बींग्स, मेल्स आर मोर लाइक केमिकल एंड मस्कुलर बींग्स, बट फीमेल्स आर केमिकल बींग्स। इसलिए विमेन, अगर मैन ने भी नहीं करना चाहिए अल्कोहल या स्मोकिंग या ये चीजें, लेकिन फीमेल्स ने तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ओके, और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि पीसीओडी का व्यक्ति आपके पास, मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपका माइंडसेट कैसे होना चाहिए। आप ये नहीं मत बनिए, ऑर्थोडॉक्स नहीं बनना है हमको। ओके, ऑर्थोडॉक्स नहीं बनना है, लेकिन इसका मतलब क्यों हमारा कल्चर कुछ चीजों को
उस नजरिए से देखता है या देखता था, इसका प्रमाण आपको मिलेगा। पीसीओडी, आजकल जो लड़कियां हैं उनको बचपन से ही टी शर्ट और जीन्स और ट्रैक पैंट पहनाया जाता है। वो लड़की को खुद को अपनी लड़की वाली आइडेंटिटी बचपन से नहीं रखी जाती, इससे भी पीसीओडी होता है। समझ रहे आप मतलब कहां पर इंपैक्ट हो रहा है? ओके, पहले लड़कियों वाले ही कपड़े पहनती थी, उसको दो पोनी ऐसे लगाते थे, वो छिंडी बनाते थे, फ्रॉक ही पहनती थी बचपन से लेकर। उसको हर मिनट उसको लड़की 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 बताया जाता था, और वो लड़की है लड़की है लड़की है ऐसे ही खुद को समझ के ग्रो होती थी। ओके, मैं ऑर्थोडॉक्स या वापस रिवर्स जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थिंकिंग आपकी डिटीरिएट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, इनका महत्व समझा रहा हूँ। ओके, सो उसको कानों में वो झुमके पहनाना, उसको सजना, उसको टिकली लगाना, उसको वो करने देना जो चाहिए, झुमके पहनाना, पैरों में वो पहनाना। ओके, ये जो अगर उसको इच्छा है तो उसको कर दे दो। अगर वो चाहती है कि मैं अच्छी दिखूं, लिपस्टिक लगाऊं, तो लगाने दो। ऑफ कोर्स एकदम छोटे में नहीं है, कॉस्मेटिक के भी अलग असर होते हैं, लेकिन उसको फेमिनाइननेस उसके अंदर का कम नहीं होने देना है। फेमिनाइननेस ये विमेन में आज कम हो रहा है, उसका असर एंडोक्राइन सिस्टम पर जो आप देख रहे हैं, आपको खुद को आप टी शर्ट और पैंट में देख रहे हो, तो आपके ब्रेन को क्या सिग्नल जा रहा है, एम आई मेल? तो मेल हार्मोन्स की तरफ ज्यादा झुका होगा, फीमेल हार्मोन्स की तरफ तो पीसीडी होगा ही होगा ना। ओके, तो ये सारी चीजें भी महत्वपूर्ण हैं बहुत। आज एवरी लाइक थर्ड लेडी हैज पीसीओडी इश्यूज। तो इस तरह से भी थोड़ा उनको गाइड करना आपको जरूरी है कि आप फेमिनाइन कपड़े पहनिए, फेमिनाइन गहने पहनिए, जो हमारे कल्चर में बाजूबंद हुआ करता था। ओके, या ये जो सारी चीजें, इसका भी कुछ इसका भी कुछ इम्पोर्टेंस था, रादर हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस रखने में। तो ये चीजें फिर पूरी ह्यूमन बॉडी, ये सारे सिस्टम्स बन के मिलती है ह्यूमन बॉडी। देन मस्कुलर सिस्टम का मस्कुलर पार्ट जो है वो हम इस पूरे कोर्स में देखने वाले हैं, और बोनी पार्ट। अगर हमारा जो ह्यूमन बॉडी है दो मेन पार्ट से बना है, मस्कुलर पार्ट, मसल और बोन्स। तो ये जो हमारा कोर्स है, ये पूरा इन चीजों को मैंने आपको अलग एंगल से टारगेट करने के लिए बताया। ओके, कैसे मन का, ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बताया। ओके, कैसे हमारे शब्दों का भी असर होगा, कैसे हमारे दिखने का एंडोक्राइन सिस्टम पर असर होगा, ये भी हमने डिस्कस किया। लेकिन बेसिकली अगर सिर्फ थेरेपी एंगल से देखेंगे तो हम दो हिस्सों को ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। वो है बोन्स यानी स्केलेटल सिस्टम, और दूसरा है मसल्स यानी मस्कुलर सिस्टम। ओके, और इनसाइड द बॉडी ऑर्गन्स कैसे रेजुविनेट होंगे, तो ऑर्गन्स की जानकारी आपको होना जरूरी है। ओके, सो दिस इज मेडिकल योग। क्लियर, व्हाट इज मेडिकल योग, ये हम बताने की इस कोर्स में, इस स्लाइड में कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब है मेडिकल योग। क्लियर, इसमें कुछ क्वेश्चन है आपको? कुछ क्वेश्चंस है इसमें? हा सर, नर्वस सिस्टम वर लेक्चर होईल तर बरं होईल. नर्वस सिस्टम फक्त. बाकीचं अॅनाटॉमीच्या याच्यामध्ये आम्हाला आलेलं आहे म्हणजे आमच्याकडे. पण नर्वस सिस्टम एकदा परत रिवाइज करून डिटेलिंग होईल तर खूप बरं होईल. चलेगा ना, नर्वस सिस्टम लेंगे हम। ठीक. तो आज और एक पीपीटी है, लेकिन उसको आधे में छोड़ना सही रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली फिर अगले सैटरडे को लेक्चर है। तो मुझे लगता है कि वो नहीं रहेगा, तो इस पीपीटी को हम नहीं जाते हैं। लेकिन वो पीपीटी भी बहुत इंपॉर्टेंट पीपीटी है, क्योंकि वहां से हमारा शुरू होने वाला है सारा रियल मटेरियल।
तो उसको हम अब आज नहीं हाथ उसमें डालते हैं, आज हम यहीं पे रुक जाते हैं। अगर इसमें कुछ आपको क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं।